जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, अभिवादन आप सभी को। और सबसे पहले आप सभी को मुबारक कि भारत ने न्यूजीलैंड को आज क्या ज़बरदस्त रन चेज़ में हराया है। मज़ा आ गया मैच देखकर। और सबसे अच्छी खबर ये कि भैया हमारे सूर्या जो है वो फ़ॉर्म में वापस आ गए हैं। बहुत दिनों से लटके हुए थे। बहुत दिनों से बुरा भी लग रहा था देख-देख के। लेकिन वो भाई भी लटका हुआ था कि ना मैं जैसे खेलता हूँ वैसे ही खेलूँगा और रन भी ऐसे ही आएँगे और वो आज आए। क्या बढ़िया रन आए। 35 बॉलों में 80 रन, गजब की इनिंग। तो मानना पड़ेगा हमारी टीम सही रास्ते पर है। और अगले महीने की 8 तारीख से जब वो शुरू होगा अपना टूर्नामेंट, तो मज़ा आएगा देखने का। तो कम से कम अभी उम्मीद बन गई। और देखिए ओपनिंग में जो ईशान के आने का जो कमाल हुआ है, वो आपने आज देख लिया। मतलब जिन 2 ओपनरों पर हमारा सबसे ज़्यादा इन्हिसार होता था कि भई ये दोनों चलेंगे तो हमारा काम होगा। थोड़ी-सी आवाज़ भारी है दोस्तों, ज़रा नाक बंद है अभी, जुकाम जा रहा है तो मुश्किल है। तो दोनों ओपनर जो हैं हमारे, वो आज नहीं चले। पहले ओवर में ही बाहर हो गए, दूसरे दूसरे ओवर में एक पहला ओवर में, दूसरा दूसरे ओवर में। लेकिन तीसरे ओवर से जो जादू शुरू हुआ, वो फिर रुकने का उसने नाम ही नहीं लिया। आखिरी 15 ओवर तक। और ज़रा सोचिए 208 रन का टोटल, 18-19 ओवर में जाके बात कोई हो तो समझ में आता है। 15 ओवर में खत्म, मैच ही खत्म। और इसके पीछे डेफिनेटली जो 2 इनिंग्स काम की रहीं, वो ईशान किशन की और सूर्या की रहीं। चलिए, ये तो हुई स्पोर्ट्स की बात। और एक बार फिर से आप सभी को मुबारकबाद। और बड़ी खुशी हुई जानकर, देखकर कि क्या बढ़िया मैच गया। चलिए मित्रों, तो हम आज की अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। और बातचीत को शुरू करने में 3 शब्द, जो आज की दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को समझने में सबसे ज़्यादा अहम है, वो 3 लफ्ज़ हैं: टैरिफ्स, ग्रीनलैंड, गाज़ा। ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनको आप बिना जाने समझे और इनके इनके महत्व को समझे हुए आप आज की जियोपॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते। चलिए, तो बात क्या हो रही है? दावोस 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने 2 काम किए। एक, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो 2 काम किए, उनमें क्या था? पहला, वो था यूरोप पर जो टैरिफ की तलवार उन्होंने लटकाई थी, ग्रीनलैंड पर एक नया फ्रेमवर्क करके उन्होंने एक डील निकाल ली यहाँ से। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया, और इसका मतलब ये भी हुआ कि जो यूरोप पर उन्होंने वो 10% वाला जो टैक्स लगाया था, उन लोगों पर जिन्होंने ये कोई 40 लोगों की जो फौज भेजी थी वहाँ पर ग्रीनलैंड में, वो टैक्स भी हटा लिया गया। और कहा गया कि नीचे हम डायरेक्टली बात करेंगे। और ये भी सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है, जिसकी वजह से यूरोप में बहुत चिंता की जा रही थी, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइम डाउन किया एक तरह का, स्टेप बैक किया अपनी पोजीशन से। दैट वाज़ कि हम ग्रीनलैंड को मिलिटरीली ले लेंगे। तो कम से कम फौजी कार्रवाई वाली बात जो है, वो सीन से गायब हो गई। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बैक डाउन किया है। हालाँकि मुझे ये भी लगता है कि ये बैकडाउन कब तक के लिए है, ये कौन जाने। क्योंकि आप डील किससे कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप से। उसका कुछ पता ही नहीं कि आज क्या कह रहा है, कल क्या कहेगा। लेकिन मित्रों, इसमें एक और नई बात आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आखिरी दिन के होते-होते वो आदमी जो इस पूरे के पूरे फोरम में शुरू से लेकर अब तक गायब था, वो टपक पड़ा। वो कौन था? ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की आ गया, आखिरी दिन में आ गया, आखिरी मौके पर, और उसने स्पीच भी दी। और मज़े की बात क्या है, अपनी स्पीच में उसने प्रोवोकेशन किया, प्रोवोक करने की कोशिश की यूरोपीय देशों को। और ये कहा कि ये क्या आपने किया भैया? अच्छा देखिए, ये बात सही है। उसकी बात में, एक बात में उसकी दम है, जो मानना पड़ेगा आपको। वो कहता है कि जनाब, ये क्या आपने 40 लोग भेज दिए यूरोप वालों ने। इन 40 लोगों से कौन सा आप ग्रीनलैंड में चलोगे? कल को रशिया आ गया, चाइना आ गया, तो आप क्या 40 लोगों से ग्रीनलैंड में जाएँगे? मगर यहाँ पर वो बदमाशी करता है। वो बदमाशी क्यों कर रहा है? वो जी बदमाशी ये करता है, हमारा जो ज़ेलेंस्की है, हमारा क्या है ज़ेलेंस्की, ज़ेलेंस्की जो है वो बदमाशी क्या कर रहा है, वो बेसिकली प्रोवोक कर रहा है यूरोपियंस को अपने मतलब के लिए। वो कहता है कि भई आप ये 40-40 लोग मत भेजो, और नेटो तो वैसे भी इफेक्टिवली इनएक्टिव है। आप अपनी एक यूरोपियन आर्मी बनाइए। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। वो कह रहा है यूरोपियन आर्मी बनाइए, वो यूरोपियन आर्मी जो है वो यूरोप को डिफेंड करेगी, और फिर हमको ले लो ना, मेरे को भी तो ले लो ईयू में। ये भी एक साथ में उसको तुंगा कि भाई मेरे को भी लो ईयू में। तो ये सारा किस्सा चल रहा है। वो ज़ेलेंस्की बड़ा कन्वीनिएंटली यहाँ पे एक बात भूल जाता है कि जो 40 लोग यूरोप में भेजे थे, वो चाइना या रशिया के लिए नहीं भेजे थे। वो उसने भेजे थे अमेरिका को मैसेज देने के लिए, और वो मैसेज ठीक-ठाक पहुँच गया। नतीजा ये कि ट्रंप को यहाँ पर बैक डाउन करना पड़ा, डावोस में आकर।
तो चलिए, ये सारी बातें चल रही हैं साइड बाय साइड, जहां पर हर एक आदमी अपने अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उनकी बातें कर रहा है, देख रहा है कि कैसे मैं दूसरे से अलाइन होके अपने हितों को इंप्रूव कर लूं। दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग एंड दैट इज हाउ आप पाएंगे आने वाले सालों में जो दुनिया की राजनीति है वो इसी तरह चलेगी, जहां पर लोग अपने अपने इंटरेस्ट में अपने अपने हिसाब से बात करेंगे, अपने लिए बात करेंगे। कोई गुट-पुट की बात जो है ना, वो अब बड़ी हद तक आपको खारिज होती नजर आएगी। हाँ, यूरोप अपने लिए कुछ करे वो इसलिए क्योंकि टुगेदर जब यूरोप इकट्ठा होकर आता है तो एक बड़ा बाजार बनाता है, बड़ी बाइंग पावर है उसके पास। बाइंग पावर इन द सेंस कि पर पर्सन जो उसकी परचेजिंग पावर है, परचेजिंग कैपेसिटी है, वो अच्छी बनाता है। नतीजा ये है कि जो बाहर की मार्केट्स हैं या जो दूसरी मार्केट्स हैं थर्ड वर्ल्ड से या चाइना से, उनके लिए यूरोप एक अट्रैक्टिव जगह बन जाता है। दैट इज अबाउट इट, बट दैट हार्डली मीन्स कि नेटो जो है वो कहीं से सेफ है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं, जो मैंने आपसे कहा था कि नेटो चलने वाला नहीं है। कारण बताता हूं। आप ऑलरेडी देखिए नेटो में दरारें पड़ चुकी हैं, चाहे वो ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को लेकर हो, जहां पर हंगरी ने ऑलरेडी एग्री कर लिया है कि हम जाएंगे वहां पर, हम शामिल होंगे उसमें, ठीक है ना। मगर यूरोप के तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने मना किया है कि हम नहीं जाएंगे, या कि जैसे कनाडा है जिसने कहा कि हम जाएंगे लेकिन पैसा धेला नहीं देंगे, अगर हमारी बात सुननी है तो सुन लो, नहीं सुननी है भाड़ में जाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये सिलसिला चल निकला है। तो चलिए हम अब सारे मामले को विस्तार में लेकर चलते हैं आपके साथ में। तो हुआ क्या? पहली बात, यूरोप पर जो जो ट्रंप ने ये किया है कि यूरोप पर टैरिफ की तलवार लटकाई 10% की, और ग्रीनलैंड पर उसने एक नया फ्रेमवर्क डील निकाल लिया है। दूसरा उसने क्या किया है, गाजा के लिए एक नई बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ पीस जिसको कह रहे हैं वो। हालांकि इसका आज मजाक उड़ाया है, एलन मस्क ने इसका मजाक उड़ाया। उसने कहा पीस, ये कौन से वाला पीस है, PIECE। और आपको याद है, ये ठीक वही बात है जो मैंने उस दिन आपको कही थी, जिस दिन ये शब्द पहली बार सुनने में आया था। मैंने उसी दिन आपको कहा था कि दरअसल ये पीस PIECE वाला पीस है। आज एलन मस्क ने वही बात WEF के फोरम से कही, खैर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कही। चलिए, तो गाजा के लिए नई बॉडी बनाई, बोर्ड ऑफ पीस, जिसको UN के ऊपर एक तरह का पैरेलल स्ट्रक्चर माना जा रहा है, या कम से कम दिखाई ऐसा दे रहा है कि जैसे वो एक पैरेलल स्ट्रक्चर है UN के बराबर में। यानी कि एक ही हफ्ते में दोस्तों, ट्रंप ने यूरोप, मिडिल ईस्ट और ग्लोबल सिस्टम को, तीनों को हिला के रख दिया है। अब आज हम जो अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे वो क्या करेंगे, हम करेंगे टैरिफ एक ट्रेड पॉलिसी नहीं रह गई है, बल्कि सिक्योरिटी का हथियार बन गया है। हम इस पे बात करेंगे। ग्रीनलैंड की जो डील है, इससे अमेरिका को आखिर मिल क्या रहा है और यूरोप क्या खो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और गाजा के जो बोर्ड ऑफ पीस है, उससे इजराइल, पाकिस्तान और पूरे मिडिल ईस्ट का जो पावर मैप है वो किस तरह से बदल रहा है। और आखिरी लेकिन कमजोर बात नहीं है, वो क्या है, सीरिया, यूक्रेन और यूरोप के लिए इस सब का बड़ा मतलब आखिरकार है क्या। तो चलिए मित्रों, पहले हम अपने पहले सेगमेंट की चलते हैं, जहां दावोस 2026 और टैरिफ, ट्रंप 2.0, इसका जो नया हथियार ये बन कर आया सामने, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दावोस की तस्वीर को समझिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मेन स्टेज है, उस पर ट्रंप की टीम का मैसेज बड़ा साफ था। वो क्या था? ग्लोबलाइजेशन हैज फेल्ड द वेस्ट। ग्लोबलाइजेशन ने पश्चिम को फेल किया है, पश्चिम के लिए असफल रहा है। ग्लोबलाइजेशन का पश्चिम पर प्रभाव नहीं रहा, उसके लिए काम नहीं किया इसने। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी दोस्तों, ये पूरे पोस्ट 1945 का जो अब तक का रूल बेस्ड ऑर्डर, जिसको बनाने वाला खुद अमेरिका था, दरअसल इस उस तमाम पूरे ऑर्डर पर ये खुला हमला था। IMF, WTO, नेटो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला जो सारा खेल खिलाड़ी था, उस सारे के सारे ऑर्डर पर ये खुला हमला था। 1.1 टैरिफ जो है, या ये जो टैरिफ है, बेसिकली ये टैरिफ अब कोई ट्रेड पॉलिसी रह नहीं गया है। बेसिकली जो क्लासिक किताबें हैं वो आपको क्या बताती हैं? क्लासिक किताबें बताती हैं आपको कि टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट पर टैक्स। मकसद क्या होता है इसका? घरेलू इंडस्ट्री को बचाना, ठीक, और या फिर सरकार की कमाई को बढ़ाना। यही दो पर्पज होते हैं टैरिफ के, एक घरेलू इंडस्ट्री को बचाना, दूसरा सरकार की कमाई को बढ़ाना। लेकिन ये जो ट्रंप 2.0 है, इसके लिए टैरिफ एक सिक्योरिटी वेपन भी है, ऐसा हथियार जिससे दुश्मन नहीं
बल्कि अपने ही एलाइज को दबाव में लाया जा रहा है। जो अपने मित्र हैं उन्हीं को दबाया जा रहा है। अब जरा देखिए कि ये जो 4 स्टेप वाला जो टैरिफ है, इसका मैकेनिज्म क्या है? पहला स्टेप है इसमें ट्रेड डेफिसिट को लिवरेज में बदलना, है ना? उसने कहा हमारे आपके बीच में ट्रेड डेफिसिट है, इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, इसको कैसे कवर करना है बताओ? आपको दबाव में लेकर आ गया। मतलब हालाँकि इसका इकोनॉमिक लॉजिक खाक नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, मगर इसको वो उस तरह प्रोजेक्ट करता है। अच्छा, अमेरिका का यूरोप से बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि अमेरिका यूरोप से ज़्यादा खरीदता है और कम बेचता है। दिस इज़ हाउ इट इज़। नाउ ट्रंप इसको कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है अगर अमेरिका 10% का टैरिफ लगाता है तो दर्द दोनों को होगा, लेकिन ज्यादा चोट उस पर लगेगी जिसकी एक्सपोर्ट यूएस मार्केट पर डिपेंड करती है, यानी कि यूरोप। इसे कहते हैं असिमेट्रिक पेन। अब आगे देखिए, टैरिफ जो है वो कभी रैंडम नहीं लगते दोस्तों। टारगेट होता है ऐसी इंडस्ट्रीज का जिनकी आवाज राजनीति में तेज है। जरा समझिए, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ इस बात को। टैरिफ रैंडम नहीं लगाए जाते। टारगेट उनके पीछे होता है ऐसी इंडस्ट्रीज को टारगेट करना जिनकी आवाज राजनीति में तेज हो। जैसे जर्मन कार इंडस्ट्री, है ना? जर्मन कार इंडस्ट्री, जर्मन कारों पर 10% का जो टैरिफ है उसका सीधा असर कहाँ पड़ा? म्यूनिख, हम्म म्यूनिख, स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट आपको मालूम है ना, स्टुटगार्ट में क्या बनती है? ऑडी। मैं वहां गया हूँ, ऑडी की फैक्ट्री में ऑडी बनती है वहां पर। ऐसे ही म्यूनिख, आप देखिए जो फोक्स बैग, इस तरह के जो शहर हैं जहाँ पे फोक्स वागन बनती है, इस तरह के जो तमाम शहर हैं उन पे पड़ता है। फैक्ट्रियां, यूनियन, टैक्स बेस सब यहीं पर है। एक टैरिफ से पूरा का पूरा जो जर्मन सिस्टम है, जर्मन पॉलिटिकल सिस्टम, वो प्रेशर में आ जाता है। तो एक तरफ ट्रंप और कॉमर्स सेक्रेटरी आक्रामक भाषा में कहते हैं कि अगर बात नहीं मानी तो टैरिफ 25% तक जाएगा। ये वो जो अपना लुटनिक, क्या नाम है इसका, लुटनिक पुटनिक जो भी उसका नाम है ना? वो क्या कह रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो ये टैरिफ 25% जाएगा। शुरुआत हम 10% से कर रहे हैं, जून तक ग्रीनलैंड हमारे हवाले करो वरना हम टैरिफ 25% कर देंगे। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक फाइनेंशियल टीम है उनकी जो बड़े हल्के सुर में क्या बोलती है, मैं बात करूँ बेसेंट की। बेसेंट क्या कहता है? स्टॉक बेसेंट कहता है प्रेसिडेंट झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट डील करना चाहते हैं। आप लोग एस्केलेट मत करिए, एस्केलेट मत करिए। आपको याद है ना, डब्ल्यूएफ मेमोज ने कहा था ये बात कि आप एस्केलेट मत करिए, आ रहे हैं, कल प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। मैसेज साफ है, मैसेज साफ है। टैरिफ कोई परमानेंट रूल नहीं है, ये नेगोशिएशंस के चिप हैं, सिर्फ चिप हैं। अब देखिए 17 जनवरी को ट्रंप यूरोप पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दे देते हैं। 1 फरवरी से टैरिफ को लागू करने की बात करते हैं और 21 जनवरी को दावोस में, जरा देखिए 1 फरवरी से पहले 21 जनवरी को दावोस में नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे से मुलाकात के बाद में घोषणा क्या होती है? ग्रीनलैंड और आर्कटिक पर फ्रेमवर्क ऑफ ए फ्यूचर डील बन गई है। ग्रीनलैंड और आर्कटिक को लेकर फ्रेमवर्क ऑफ ए फ्यूचर डील बन गई है, ये कहा जाता है। इनफैक्ट अगर आपको मैं बताऊं कि जो इसको लेकर यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है, क्या है इनका, कोस्ट्रा समथिंग करके इनका जो नाम है, उनको जो मैसेज दिया है मार्क रूटे ने, वो ये उन्होंने ये कहा है कि द एग्रीमेंट दैट हैज बीन रीच्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसमें जब भाषा आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। कारण क्या है भाई, एग्रीमेंट तो रीच हो गया, अमेरिका उस एग्रीमेंट पे पहुंच गया, लेकिन किसके साथ पहुंचा है? डेनमार्क के साथ साथ पहुंचा है, यूरोपियन यूनियन के साथ पहुंचा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को तो पता ही नहीं कि ट्रंप ने किससे बात कर ली। तो वो कह रहे हैं भाई मार्क रूटे साहब, मार्क रूटे जो है वो ट्रंप को डैडी कहते हैं, आपको मालूम होगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई मार्क रूटे साहब, ये तो बताओ ये एग्रीमेंट किया किसने, कौन सा एग्रीमेंट? तो आइडिया क्या है मित्रों कि ये तमाम जो एग्रीमेंट की बातें की जा रही है 1951 का एक एग्रीमेंट है, जिसमें जहां नाटो का एग्रीमेंट हुआ था ग्रीनलैंड को लेकर, ट्रंप बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट को, उस एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, यूं कहिए कि उसको अपडेट करना चाहते हैं। ये उसको उस एग्रीमेंट को 1951 वाले को बेसिकली खेलेंगे। एंड आने वाले दिनों में ये चीज अभी और साफ होगी। लेकिन
राइट नाउ यूरोपियन यूनियन को भी ये नहीं पता है कि दरअसल अंडरस्टैंडिंग कौन सी है जिसमें अमेरिका पहुंच गया है। तो अभी दोनों तरफ से इसको लेकर कोई फॉर्मल बात नहीं हुई है, लेकिन ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी मीटिंग कर रहा है अपनी, इस बात को तय करने के लिए कि दरअसल इस मुद्दे पर करना क्या है अमेरिका के साथ में। ये और इसको लेकर ये भी मान लीजिए, जैसा मैंने कहा, यूरोप के अंदर भी बिकरिंग्स मौजूद है, क्योंकि बात सिर्फ ग्रीनलैंड की ही नहीं है, बात ये बोर्ड ऑफ पीस की भी आ रही है। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनका मैं भी आपसे ज़िक्र करूँगा, जिसको लेकर बहुत से लोग अनकंफर्टेबल हैं। तो अभी हम उसपे भी बात करते हैं। तो लीजिए, जैसे ही ये जो ग्रीनलैंड और आर्कटिक को लेकर मार्क रुटे ने नाटो के प्रेसिडेंट को बताया और बताया कि जी फ्रेमवर्क बन गया है एक फ्यूचर डील का। उसके कुछ ही घंटों बाद ट्रंप अनाउंस कर देते हैं कि भई फिलहाल यूरोप पर कोई टैरिफ नहीं लगेंगे। यानी कि जो 10% के टैरिफ लगाए गए थे, वो 10% के टैरिफ लगाने से पहले ही वापस ले लिए गए। ये दोस्तों यू टर्न नहीं है, समझिए, ये कतई यू टर्न नहीं है, ये मिशन अकम्प्लिश्ड है। जो उसको इनसे लेना था, जो उनको इनसे निकलवाना था, वो उसने निकलवा लिया। उसको इनसे चाहिए था कि भई ये डील रीनेगोशिएट होगी, ग्रीनलैंड का मुद्दा उठेगा, और ये उसने करवा लिया। तो बेसिकली जो उसकी थ्योरी ऑफ डील है, डील मेकिंग, वो बेसिकली कामयाब है उस तरह से। आगे चलिए, टैरिफ का मकसद क्या था? टैरिफ का मकसद था लीवरेज को दिखाना। जैसे ही ये सिक्योरिटी और ग्रीनलैंड पर ट्रंप को गेन्स मिल गए, हथियार वापस रख दिए गए। तो ना जी, अब नो टैरिफ। पहले उसने क्या कहा था, डील करो नहीं तो टैरिफ। जब डील हो गई तो ठीक है, अब नो टैरिफ। तो उसने ऑब्जेक्टिव तो उन्होंने अचीव कर लिया ना, जो उसको करना था वो तो वो कर गया। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले हिस्से पर, वो क्या है? ग्रीनलैंड, रेयर अर्थ और क्लाइमेट हिपोक्रेसी। देखिए, याद रखिए, ग्रीनलैंड का वन ऑफ द रीजंस जिसके बारे में ये अपना डोनाल्ड ट्रंप बोल नहीं रहा है, लेकिन वो चीज़ राइटिंग में मौजूद है, कि ग्रीनलैंड में जो रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, जिनको वो बेसिकली कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि उसको चाइना का अल्टरनेटिव चाहिए। लेकिन मेरी अपनी उसको लेकर एक थ्योरी है, मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप का सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग कर लेने से काम चल जाएगा। जो वो चाइना को बायपास करना चाह रहा है, वो उससे होता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, मेरे बारे में मैं बड़ा श्योर हूँ और क्यों श्योर हूँ। मित्रों, है क्या? ग्रीनलैंड में दरअसल मिनरल से ज्यादा है नक्शे की लड़ाई। ट्रंप ने दावोस में क्या कहा है? हमने ग्रीनलैंड पर फ्रेमवर्क निकाला है। उसमें मुख्य बातें क्या है, जरा सुनिए। आर्कटिक की सिक्योरिटी, ओके। नेटो अब आर्कटिक को अलग थिएटर की तरह से देख रहा है। क्यों? मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, करीब इस बात को 15-20 दिन हो गए हैं, एनएसआर पे, या ऑलमोस्ट महीना होने वाला है ना, नॉर्दर्न सी रूट्स जो है उनको लेकर। तो नॉर्दर्न सी रूट्स ये वही है। और बाय द वे, ये तमाम लोग जो ये कहते हैं कि ट्रंप की जो ग्रीनलैंड है उस पर रशिया आके कब्जा कर लेगा, इससे फूहड़ आर्गुमेंट दोस्तों हो नहीं सकता है। उससे पुअर आर्गुमेंट क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ग्रीनलैंड से लगभग 3 गुना बड़ा आर्कटिक का हिस्सा रशिया के पास ऑलरेडी है। उसको इस ग्रीनलैंड की जरूरत ही नहीं है। उसको जितने रिसोर्सेज चाहिए उससे कहीं ज्यादा रिसोर्सेज उसके पास ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी बात, ये कहना कि रशियन शिप यहां आ जाएंगे, तो बेसिकली एज पर लॉ, अगर आप लॉ देखिए, तो रशिया के शिप्स को ग्रीनलैंड के आसपास आने से कोई रोक ही नहीं सकता। वो यूनाइटेड नेशंस के जो सी लॉ ऑफ सी है, लॉ ऑफ सी के मुताबिक ही कैन वेरी वेल, रशिया कैन वेरी वेल कम अराउंड द ग्रीनलैंड। दैट डज नॉट मीन कि वो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेगा। बट हाँ, ये कहना कि वो वहां आ नहीं सकता है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस। अच्छा, आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि पहला जो है वो आर्कटिक सिक्योरिटी है। नेटो जो है वो आर्कटिक को एक अलग थिएटर से की तरह से देख रहा है, और स्पेशली जो यूएस का जो थुले बेस है या थ्यूल बेस है, जैसे भी आप कहें, THULE, है ना, कि उसके साथ में मिसाइल डिफेंस और सर्वेलेंस वो यहाँ बढ़ाना चाहता है। मिसाइल डिफेंस और सर्वेलेंस बढ़ाना चाहता है यहाँ पे अमेरिका। और बेसिकली आप अगर देखिए तो जो ओरिजिनल डील है ग्रीनलैंड के साथ नेटो की, और उसके तहत में अमेरिका वहां ऑलरेडी कोई अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम या सर्वेलेंस ऑलरेडी लगा सकता है, मगर उसके बावजूद इसने जिद की है कि नहीं, डील चाहिए और मैं इसको अपने कब्जे में लूंगा। ये इस तरह की बातें इसने बोली है ट्रंप ने। अब जरा देखिए, अब मैं आपको अगले मुद्दे में लेकर चलता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है मिनरल राइट्स का एक्सेस, कि वहां उस इलाके में जो मिनरल राइट्स हैं उनका क्या।
ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने बड़ा साफ साफ बात कही है, उसने कहा है कि वी विल बी इन्वॉल्व इन मिनरल राइट्स, ये बात उसने बड़ी साफ कही है, ये उसने इस डॉक्यूमेंट में कही है, यानी कि रेयर अर्थ, निकल, आयरन और क्रिटिकल मिनरल्स, इन पर अमेरिका और कुछ नेटो देशों को प्रायोरिटी एक्सेस दिया जाएगा। याद रहे, नेटो के देशों को, कुछ नेटो के देशों को, सबको नहीं, सबको नहीं, कुछ नेटो देशों को और अमेरिका को प्रायोरिटी एक्सेस दिया जाएगा। अब ये तय होना बाकी है कि वो कौन से देश होंगे। अपेरेंटली शायद माना जाना चाहिए कि वो ऐसे देश होंगे जो आर्कटिक में रहते हैं, आर्कटिक के आसपास आते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हुए, या जो नेटो के देश के हैं वहां पे, उनको शायद एक्सेस मिले। चाइना और रशिया को बाहर रखना ग्रीनलैंड से, ये भी उनका एक मुद्दा है कि भाई किसी भी तरह से चाइना और रशिया को ग्रीनलैंड से बाहर रखा जाए। असली इसका स्ट्रेटेजिक मकसद क्या है? चीन और रूस को ग्रीनलैंड में ना माइनिंग करने देने का फुटहोल्ड मिले, जरा सुनिए, ना तो माइनिंग करने का फुटहोल्ड मिले और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का या सिक्योरिटी प्रेजेंस उनकी किसी भी तरह की यहां पर हो, ये इनका पर्पस है। आगे देखें तो आप पाएंगे कि जो सॉवरेंटी की बात की जा रही है, सॉवरेंटी के सिंबॉलिक सम्मान की बात की जा रही है रादर, तो वो सॉवरेंटी दरअसल कागज पर है। डेनमार्क वो ग्रीनलैंड के पास में है, मतलब डेनमार्क के पास में ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन सिक्योरिटी और जो रिसोर्सेज हैं उन पर अमेरिका का भी हाथ है और हक है बाकायदा। आप समझ रहे हैं, ये पंगा है कि अच्छा एक और चीज, अगर आप डिस्टेंस वाइज पाएंगे तो डिस्टेंस वाइज आप देखेंगे कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क से दूर है, अमेरिका से नजदीक है। ये भी एक क्लेश है। ओके, खैर इससे परे वॉशिंगटन का वहां पर हाथ है, वॉशिंगटन का डिसाइसिव वहां पे एक फैसला करने की ताकत उसके पास है। अब जो सवाल मैं उठाना चाह रहा हूं वहां पर वो ये कि मान लीजिए वहां पर आयरन ओर है, आयरन ओर अगर आप निकाल लेंगे वहां से, तो ये तो बताओ भाई, ग्रीनलैंड से निकाल के इसकी रिफाइनिंग कहाँ करोगे? अब जरा देखिए, रेयर अर्थ की जो प्रोसेसिंग है, फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ की जो प्रोसेसिंग है उसका 80 से 90% जो रेयर अर्थ प्रोसेसिंग है वो चाइना में होती है, ठीक। रिफाइनिंग में क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों, कैसे रिफाइन करते हो आप ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनकी आप रिफाइनिंग कैसे करते हैं? आप इनकी रिफाइनिंग करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स के जरिए, ठीक। टॉक्सिक केमिकल्स यानी कि रेडियो एक्टिव ट्रेलिंग्स, आप समझ रहे हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेलिंग्स इनमें होती है और भयंकर पोल्यूशन होता है, भयंकर पोल्यूशन होता है। तो पश्चिम ने अपनी जमीन बचानी थी, ये अपनी जमीन को फर्टाइल रखना चाहते थे, बचाना चाहते थे यूरोप वाले, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जमीन को बचाने के लिए तमाम जो इस तरह के प्लांट थे जो इकोलॉजी को खराब करते थे। आई एम सॉरी दोस्तों, हमारे यहाँ बर्फ गिर रही है और इस समय ओले गिरने लग गए, आपको अगर आवाज की कम हो तो बता देना, बट राइट नाउ ओले गिर रहे हैं। सो रिफाइनिंग में ये टॉक्सिक केमिकल्स और रेडियो एक्टिव ट्रेलिंग्स ये आती है और पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इन्होंने अपने प्लांट बंद किए यूरोप ने, और जो गंदी रिफाइनिंग जो थी वो सारी की सारी चीन को आउटसोर्स कर दी। आई होप आपको आवाज आ रही है, आई होप आपको आवाज आ रही है दोस्तों। ओके, अब ये वही वेस्ट है जो ये कह रहा है कि वाई शुड नेटो डिपेंड ऑन इनेमी कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रेयर अर्थ। ये बात किसने कही है? लुब्निक ने। लुब्निक ने कल ये बात कही है कि जो नेटो है उसको इनेमी कंट्रोल्ड यानी कि चाइना के कंट्रोल किए हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनको वो बना रहा है, या रेयर अर्थ जो वो बना रहा है, उस पर हमें क्यों डिपेंड होना चाहिए? वंडरफुल, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब रिफाइनिंग की सारी कैपेसिटी चाइना के पास है दोस्तों, तो ग्रीनलैंड का और निकालकर, वहां से आयरन और निकालकर भैया कहाँ ले जाओगे? भेजोगे तो चीन ही या आर्कटिक की जो जमीन है वो उसको और बेड़ागर करोगे, वहीं पे रिफाइनिंग बनाओगे। अगर वहां करोगे तो जो वहां का क्लाइमेट है वो और बेड़ागर होगा उसका, जिस बात से ग्रीनलैंड के लोग खुद परेशान है। इसके खिलाफ जो अब अच्छा चलिए, तो इस बात को आगे लेकर चलिए। ये बात आप समझ लीजिए, चाइना को इग्नोर करना मुश्किल है इसमें से दोस्तों। अब आप में से कोई बता पाए, चंदन आपको आवाज आ रही है क्या?
आई होप आपको आवाज आ रही हो। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं दोस्तों बोर्ड ऑफ पीस की तरफ को। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है हमारा, उसकी तरफ अमेरिका ने इसको एक सेकेंड, ओके, हाँ, बोर्ड ऑफ पीस आखिर है क्या? अमेरिका ने इसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा है। अमेरिका ने कहा है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स इट, है ना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये नहीं कि ये यूएन मैंडेटेड है या इसका यूएन से कोई लेना देना है, ऐसा कुछ नहीं। इस अंतरराष्ट्रीय संस्था का काम क्या होगा? गाजा की सीज फायर की निगरानी। उनका कहना है कि ये गाजा की सीज फायर की निगरानी करेगा, रिकंस्ट्रक्शन करेगा और फंडिंग का कंट्रोल करेगा। यानी कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए आने वाली जो फंडिंग है गाजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी फंडिंग का कंट्रोल करेगा ये बोर्ड ऑफ पीस। प्लस जो फ्यूचर गवर्नेंस का मॉडल है गाजा की फ्यूचर गवर्नेंस का, उस मॉडल को ये शक्ल देगा, शेप देगा। कौन है इसमें जिसको शामिल बताया जा रहा है? इस बोर्ड में कौन शामिल है? एक सेकंड, ये आप कुछ बता रहे हैं चंदन? नमस्ते फ्लैक्स, नमस्ते। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, इस बोर्ड में शामिल कौन बताया जा रहा है? इस बोर्ड में शामिल है अमेरिका से लिंक्ड राजनेता। मैंने आपको बताया था कुशनर जो इसका दामाद है, वो और एक बिजनेस इसका फंडिंग करता है जो इसकी बिजनेसमैन अमेरिकन, वो है इसमें शामिल है। खुद उसको चेयर कर रहा है, जिसको कोई हटा नहीं सकता है सारी उम्र के लिए, तो वो खुद बैठा हुआ वहां पे। और फिर अपने मार्को रूबियो, तो अपने बिटकॉफ, ये सारे कलाकार वहां बैठे हुए। ओके, नाउ रीजन से हम देखें, वहां पे इजिप्ट है, जॉर्डन है, यूएई है, मतलब इसी रीजन से, मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं तो इस रीजन से इजिप्ट है वहां पे बोर्ड में, जॉर्डन है, यूएई है, कतर है, सऊदीज है। अब जरा इसमें एक और चीज देखिएगा, और सबसे ज्यादा चर्चा का नाम क्या है? सबसे ज्यादा चर्चित नाम इस बोर्ड में बैठा हुआ है वो है पाकिस्तान। कौन नहीं है इसमें? ईरान। ईरान को न बुलाया गया है, न उसको इनवाइट किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। हमास को इसमें कोई से नहीं दी गई है, हमास को इसमें कोई डायरेक्ट सीट भी नहीं दी गई है, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा बोर्ड में। आगे देखिए, तो यानी कि ये बेसिकली कोई यूनाइटेड नेशन जैसा न्यूट्रल बोर्ड नहीं है, कोई न्यूट्रल फोरम नहीं है। ओके, ये एक क्यूरेटेड क्लब है जिसको इंटेंशन के साथ में, ऑब्जेक्टिव्स के साथ में बनाया गया है, और इसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। नाउ गाजा के लिए एक नया मॉडल, और रफा जो वहां से, इसके लिए एक नया मॉडल है रफा के लिए। गाजा के लिए एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी का मॉडल बनाया गया है। वो रोजमर्रा का जो वहां पे प्रशासन चलेगा गाजा का, और जो वहां प्रोजेक्ट चलेंगे रिकंस्ट्रक्शन वाले एंड ऑल दैट, ये उनको देखेगा। ओके, नाउ बोर्ड ऑफ पीस का जो गाजा का जो इन्वॉय है बोर्ड ऑफ पीस का, उसने अनाउंस ये किया है, ये बेसिकली एक फलस्तीनी है जिसको उन्होंने इलेक्ट किया है, और कोई साइबर सिक्योरिटी वगैरह से भी रिलेशन है उसका। तो बताया जा रहा है कि वो रफा क्रॉसिंग अगले हफ्ते दोनों तरफ से, यानी कि फलस्तीन साइड से, इधर इजराइल की साइड से, दोनों साइड से खुल जाएगी। बेसिकली कहा क्या जा रहा है, इसके पीछे नैरेटिव क्या है? नैरेटिव ये है कि गाजा जो है वो भविष्य के लिए बंद नहीं है, खुल रहा है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि जो सिक्योरिटी का वीटो है गाजा में, जो सिक्योरिटी का वीटो है वो किसके पास होगा? यानी इजराइल की बात डिसाइसिव होगी, या उसके लिए कोई मल्टीलैटरल वोटिंग की जाएगी? ये किसी को नहीं पता है। और याद रहिएगा, बोर्ड ऑफ पीस में जो भी फैसला होगा, उसका उसका पास होना या ना पास होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको ट्रंप पसंद करते हैं या नहीं करते। जो भी फैसला किया जाएगा वो ट्रंप की पसंद का होना चाहिए, ये पहले से तय है। कोई भी चीज जो ट्रंप को पसंद नहीं है, तो इररिस्पेक्टिव कि वहां पे कितने वोट है कितने नहीं है, वो पास नहीं होगी। ओके, इजिप्ट का वहां पे कितना प्रभाव होगा इस बोर्ड में, ये भी एक सवाल है। और यहां से इजराइल की बेचैनी शुरू होती है। जरा पूछिए मुझसे कि इजराइल आखिर बेचैन क्यों है इस पीस बोर्ड ऑफ पीस को लेकर। पहली बात है इसकी कंपोजिशन, इसकी जो बनावट है इस बोर्ड की। बोर्ड में पाकिस्तान है, कतर है, टर्की है, इस तरह के नाम है। अब ये तीनों नाम ऐसे हैं जिनका, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, उसका तो कहना ही क्या, आतंकवाद और पाकिस्तान, इनके तो चोली दामन का साथ है। बचा कतर। कतर को आप ये देखिए कि
ये बाकायदा होस्ट करते रहे हैं हमास वगैरह को। अभी भी जब हमला किया था इसराइल ने, तो आपको मालूम होगा कि उसमें हमास के लोग मारे गए थे। तो और फिर टर्की, उनका तो आप जानते ही है बिल्कुल 36 का आंकड़ा है इसराइल के साथ में। तो पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से फलस्तीन कॉज का वैसे भी सपोर्टर रहा है और टू स्टेट सोल्यूशन की बात करता रहा है, वो जो कि अब पसंद नहीं है इसराइल को। कतर हमास की लीडरशिप का होस्ट रहा है लंबे समय से, आज भी। टर्की का बार बार इसराइल के खिलाफ तीखी बयानबाजी का करना जो है, वो ऑटोमेटिकली इसको इसराइल के खिलाफ कर देता है, या इसराइल उसके खिलाफ हो जाता है। इसराइल को क्या लगता है? इसराइल को लगता है कि जो गाजा की फ्यूचर पॉलिटिक्स है, उसमें ऐसे प्लेयर्स भी सीट पर बैठेंगे जिन पर वो भरोसा नहीं कर सकता। ऐसे लोग सीट पर बैठ रहे हैं जिन पर इसराइल भरोसा नहीं कर सकता है। दूसरा बात क्या है? पैरेलल आर्किटेक्चर है इसका, बोर्ड ऑफ पीस का। पहले गाजा हैंडल होती थी अमेरिका और इसराइल के बायलैटरल टॉक से, दोनों आपस में बैठ के जो फैसला करते थे वो लद लेता था। लेकिन अब क्या, और दूसरा क्या होता था, इजिप्ट का जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है, यानी इजिप्ट जो है वो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन करता था इनके साथ में, और हमास के साथ इनडायरेक्ट डील्स की जाती थी। ये था पूरे का पूरा इकोसिस्टम जिसमें ये गाजा की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था या इसमें बातचीत होती थी। अब जो बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है, इन सब के ऊपर एक नई परत बना रहा है वो। इससे कैसे? इससे इजराइल का जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वीटो था वो खत्म हो जाता है ना? और रिलेटिवली अगर खत्म नहीं भी होता है तो कमजोर तो जरूर हो जाता है ना? तीसरी बात क्या है? रफा बनाम होस्टेजेस का जो नैरेटिव है, यानी इजराइल कह रहा है कि होस्टेजेस और सिक्योरिटी क्लियरेंस हुए बिना भला जो मूवमेंट है, यानी कि जो रास्ता खोलने वाली बात है, मूवमेंट को नॉर्मलाइज करना एक खतरा है, ये इजराइल का कहना है। दूसरी तरफ बोर्ड की साइड पर जो रफा की रीओपनिंग की जा रही है, उसमें पीस की जो अचीवमेंट है वो ये बेसिकली इसको बॉर्डर को खोला जाना एक तरह की पीस अचीवमेंट की तरह से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भाई शांति आ रही है इसीलिए बॉर्डर खोल रहा है। इजराइल को क्या लगता है? इजराइल को लगता है कि उसकी जो कोर चिंताएं हैं वो बैकग्राउंड में जा रही हैं इस बोर्ड की वजह से, और ऑप्टिक्स में ये बोर्ड जो है वो हीरो दिख रहा है, इजराइल कहीं पीछे रह गया है। अब ये बातें हैं जो इजराइल को डिस्टर्ब कर रही है। ओके, नाउ पाकिस्तान की जो एंट्री है वो कोई एक सीट की एंट्री नहीं है। ये सब बात एक सीट की नहीं है कि भैया एक सीट जो है वो पाकिस्तान के पास आ गई है ना। इसमें एक बड़ा सिंबल है, एक सिंबल है। वो क्या है कि अमेरिका एक तरफ भारत के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहा है, दूसरी तरफ गाजा के आर्किटेक्चर में पाकिस्तान को शामिल करके जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके लिए एक नया लेजिटिमेट पुल बना रहा है ना। ये दो बातें, इनका परिणाम क्या है? परिणाम इसका ये है दोस्तों कि बोर्ड को जो मुस्लिम लेजिटिमेसी है वो मिलती है। दूसरा, इजराइल की जो बार्गेनिंग पावर है कम से कम मल्टीलेटरल स्टेज के ऊपर वो कम होती है। गाजा जो है वो खुद अपने आप पे एक टेस्ट लैब बन गया है। ऐसा टेस्ट लैब जहां पर अमेरिका ये मॉडल ट्राई कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन की जगह पर अमेरिका की बनाई हुई एक क्यूरेटेड पीस, बोर्ड ऑफ पीस या इस तरह की कोई जो चीज जो बना रहा है, ये क्या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को चला सकती है या नहीं? क्या ये इनडायरेक्टली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन को मॉडरेट करके या दबाव में लाकर किसी भी तरह से इंटरफेरेंस करके चला सकती है या नहीं? अब जैसे सीरिया और लेवाट की बात कर लें तो वहां पे अब कोई बोर्ड नहीं है, कोई बोर्ड ऑफ पीस भी नहीं है। वहां पे क्या बचा है? सिर्फ वैक्यूम। यानी अगर आप मैप को थोड़ा सा दाएं बाएं इस जगह से खिसकाएं तो आपको सीरिया, इराक, लेबनान इनकी तस्वीर नजर आएगी जो कि पूरी तरह अलग है। यानी 2026 की शुरुआत में, अभी अभी इस महीने की शुरुआत में नॉर्थ ईस्ट सीरिया में, जरा गौर से सुनिएगा, नॉर्थ ईस्ट सीरिया में सीरियन गवर्नमेंट की जो फौजें हैं और जो कुर्दिश लीडरशिप की जो एसडीएफ है, एसडीएफ जो वहां पर है, और जो सीरियन गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में नया स्टैंड ऑफ सामने आ गया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको, इस महीने की शुरुआत में नॉर्थ ईस्ट सीरिया में सीरियन गवर्नमेंट और कुर्दिश लेड फोर्सेस जो है इनके बीच में एक नया स्टैंड ऑफ सामने आ गया है। जो कुर्दिश लेड फोर्सेस है उनका नाम क्या है? एसडीएफ, याद रखिएगा। तो ये नया स्टैंड ऑफ उनके बीच में सामने आ गया है। यहाँ क्या हुआ है? कुछ इलाकों में इनके बीच में क्लैशेस हुए हैं
और खासतौर पर तेल के जो क्षेत्र हैं, जो जहाँ पे ऑयल फील्ड्स हैं, वहाँ पर और स्ट्रेटेजिक टाउन्स के आसपास। नाउ दमस क्या कहता है? दमस मतलब इजिप्ट। इजिप्ट क्या कहता है कि पूरी टेरिटरी हमारी है, पूरा इलाका हमारा है। तो दूसरी तरफ कर्ड्स क्या कहते हैं? कर्ड्स कहते हैं कि हमने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ऑटोनॉमी और राइट्स यानी अधिकार हमको भी चाहिए। अब इस सब में जो अमेरिका जो है वो पीछे और बाकी पावर्स जो हैं वो आगे हो रही है। तो कभी यही इलाका, ये तमाम इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अमेरिकन्स और कुर्दिश फोर्सेस का जॉइंट स्पेस हुआ करता था। लेकिन अब अमेरिका का जो फोकस है वो यूरोप और इंडो पैसिफिक और इज़राइल और गाज़ा वाले संबंधों पर चला गया है। नतीजा क्या हो रहा है? इस स्पेस को अब भर रहे हैं रशिया, ईरान बैक्ड मिलिशिया, टर्की और सीरियन रिजीम जो आई हुई है, जो कि बेसिकली वो भी आईएस लेड है, आप जानते हैं, इस्लामिक स्टेट की एक ब्रांच है जो चला रही है। तो छोटे-छोटे जो पूरा देश है, सीरियन जो है, वो छोटे-छोटे प्रोटोक्रेट्स में बँट गया है ना? नॉर्थ वेस्ट में आप देखिएगा, वहाँ आपको टर्की का प्रभाव ज़्यादा नज़र आता है और नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर एक जो कर्डिश बेल्ट है, वो कमज़ोर पड़ती जा रही है, कम होती जा रही है और दमस्क के प्रेशर के अंदर में, सीरियन प्रेशर के अंडर में। और फिर आप देखिएगा कि जो सेंट्रल और साउथ में जो जो इलाका है वहाँ का सीरिया का, वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर ईरान से जुड़ी हुई जो फोर्सेस हैं, जो उनकी प्रॉक्सीज हैं, वो बढ़ रही हैं। नाउ इंटरेस्ट जो जो इस्लामिक स्टेट थी, इस्लामिक स्टेट के समय में कर्ड्स को वेस्ट का मेन अलाई माना जाता था, मेन मित्र माना जाता था इनको, पश्चिम का, कर्ड्स को, है ना? आज वही कर्ड्स जो है वो सीरिया के साथ में एक हार्ड बार्गेनिंग में फंस गए हैं। ठीक, कुछ जो सिंबॉलिक लैंग्वेज की जो राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल टेरिटरी है, रिसोर्सेज हैं, इनको लेकर वो बैकफुट पर है बेसिकली कर्डिश जो है लोग। बड़ी डील्स क्या है? बड़ी डील्स में दमस्कस हुआ, ये दमस्क हुआ, मॉस्को हुआ, तेहरान हुआ और टर्की यानी अंकारा, इनके बीच में हो रही है। कर्ड्स वो ज़्यादातर क्या हो रहा है? रिएक्शन मोड में है, बेसिकली रिएक्शन मोड में है। कुछ हो जाता है तो प्रतिक्रिया दे देते हैं अपनी, बस दैट्स इट। ये जो गाज़ा में एक क्यूरेटेड बोर्ड बनाया है हमारे ट्रंप ने, जिसको बोर्ड ऑफ पीस कहा जा रहा है। सीरिया, लेवांट में वहाँ कोई बोर्ड नहीं है ना? वैक्यूम वहाँ भी है लेकिन वहाँ कोई बोर्ड नहीं है और सिर्फ वहाँ है क्या? ओवरलैपिंग प्रॉक्सीज़, कभी इधर वाली का जो है जब दबाव बढ़ जाता है, तो कभी दूसरे वाले का दबाव बढ़ जाता है। लेकिन है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सीज़। कोई ईरान बैक्ड है, तो कोई पश्चिम बैक्ड है। ये है किस्सा। अच्छा, एक कोने में हो क्या रहा है? अमेरिका खुद एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहा है और दूसरे कोने में अमेरिका खुद वैक्यूम छोड़ रहा है। आप समझ रहे हैं ना? वही कर्ड्स जिनके साथ मिलकर कभी वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा था अमेरिका, आज उन्हीं कर्ड्स को छोड़ के वो सीरियन दमिश्क की जो गवर्नमेंट है, जो आईएस बैक्ड है, उसके पीछे लगा हुआ है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो बेसिकली एक जगह पर वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, दूसरी तरफ वैक्यूम भर रहा है, राइट? यहाँ से अगला सवाल क्या उठता है कि भैया फिर यूक्रेन में क्या हो रहा है? और यूरोप किस तरफ को धकेला जा रहा है? किस तरफ को उसको पुश किया जा रहा है? अ, जो रशिया और यूक्रेन वाला जो युद्ध है, वो अब एक नए फेज में जा चुका है मित्रों। यानी कि एनर्जी के ग्रिड पर हमला हुआ है पीछे। रशिया ने जो नया विंटर ऑफेंसिव अपना शुरू किया है यूक्रेन के ऊपर, उसमें वो पावर प्लांट्स पे हमले कर रहा है, बिजली घरों पे हमले कर रहा है, जो हीटिंग सिस्टम्स है उनके ऊपर हमले कर रहा है। ये बड़े सीधे-सीधे निशाने वो लगा रहा है। यूनाइटेड नेशन इसको सेवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस या रिस्क का नाम दे रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा वो क्यों कह रहा है यूएन? इसलिए कह रहा है क्योंकि सर्दियों में बिजली और हीटिंग का काम तमाम। जब बिजली नहीं है तो हीटिंग नहीं है और सर्दियाँ हो रही है, बर्फ गिर रही है। इससे सीधे-सीधे सिविलियंस की जान पर बनाती है। सर्दी में फिर ये सिविलियंस मरने लग जाते हैं। आप जानते हैं ये इस इलाके में बर्फ का बहुत बुरा हाल होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है। अच्छा, फिर इसका जो मिलिट्री लॉजिक, यानी कि सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन बात नहीं है, इसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी भी है इसके पीछे। वो क्या है? ग्रिड के गिरने से रेल और लॉजिस्टिक्स धीमे पड़ जाते हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन अगर आपकी रेल ट्रैक्स का हो चुका है तो वहां पे फिर और कैसे चलाओगे आप ट्रेन। रिपेयर के जो क्रूज हैं और जो बजट है ये लगातार थकते रहते हैं, यानी कि जो जो बार बार टूटने होती है, कोई ये प्लांट टूट गया, कोई वो प्लांट टूट गया, जो क्रू है रिपेयर करने वाली जो टीम है वो सारे भागी भागी फिर रही है। बियॉन्ड ए पॉइंट आकर वो भी थकने लग जाते हैं, क्योंकि इंसान ही तो है। और फिर जो बजट है, पैसे की जो कमी है, वो भी कहीं कहीं थका रही होती है इनको। इंटरनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ने लग जाती है। भाई अगर ऑर्सेनिक जैसी मिसाइलें किसी जगह पे आके गिर रही होंगी तो वहां आसपास जो लोग रहते होंगे वो सबके सब भागेंगे ना वहां से, वो कहीं और जाएंगे इस उम्मीद में कि भाई क्या पता वहां ना आए इस तरह की मिसाइल्स, और चूंकि यहाँ आने लग गई है तो अब न जाने कितनी और मिसाइलें आएंगी, तो भागो यहाँ से वाली हालत। तो इस तरह से जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है लोगों की वो बढ़ रही है। सरकार पर अपेरेंटली एक्स्ट्रा प्रेशर भी आता है, यानी कि एनर्जी वॉर, वो इस बैटलफील्ड को, एनर्जी वॉर जो है वो इस बैटलफील्ड को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। ओ, अब देखिएगा इस सारे मामले में जो वेस्ट में, पश्चिम में, यूरोप में, अमेरिका में बेसिकली इस सारी लड़ाई को लेकर एक पॉलिटिकल फटीग भी नज़र आ रही है। अब लोग राजनीतिक रूप से भी थकने लग गए हैं कि भाई कहाँ तक यूक्रेन का रोना रोए, क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो तो अपनी ज़िंदगी में खुद का आ रहा है ना। जो प्रभाव पड़ रहा है वो तो यूरोप की अपनी ज़िंदगी में पड़ रहा है। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी लोगों की है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो बुरा तो लगेगा ना फिर। तो वो पॉलिटिकल फटीग जो है, वो अब नज़र आ रही है। बजट, एमिनेशन और पब्लिक ओपिनियन तीनों जो हैं, वो इस दबाव में आ चुके हैं। अमेरिका का जो स्ट्रैटेजिक ध्यान है, वो चाइना, इंडो पैसिफिक और ग्रीनलैंड, गाज़ा इस तरह के थिएटर पर जा चुका है। वो अब बेसिकली रशिया, यूक्रेन में बड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो यूक्रेन के पास है क्या? यूक्रेन के पास रशिया को लंबी दौड़ में थकाने के लिए न तो उसके पास पॉपुलेशन का एज है, क्योंकि आप जानते हैं तमाम युवा जो थे यूक्रेन में वो मारे जा चुके हैं, जो फौजी लड़ने वाले थे वो मारे जा चुके हैं। अब वो कुछ जो इक्का-दुक्का दाएँ-बाएँ इधर-उधर जो भागी हुई फौज बची हुई है वो है, या जो इवन जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मतलब ये कि 15-16 साल के जो बच्चे हैं, उनको भी पकड़ के जंग में डाला जा रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूक्रेन के पास में न तो अब रशिया को थकाने के लिए पॉपुलेशन वाला एज रह गया है, पॉपुलेशन गई हाथ से। इंडस्ट्रियल एडवांटेज उसका बेड़ा गर्क हो गया है, बम गिर रहे हैं वहाँ रोज के रोज। और एनर्जी की जो ऑटोनॉमी थी वो भी अब खत्म हो गई है, क्योंकि उन तमाम प्लांट्स पे लगातार हमले हो रहे हैं। अब देखिएगा कि जो अचानक आप देख रहे हैं कि यूरोप को नींद से जागा हुआ जो यूरोप है, अचानक वहां पर एक अडल्टहुड आ गई है। आजकल वो ज्यादा वयस्क हो रहे हैं, एक तरह से स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग वयस्क बनते जा रहे हैं यूरोप वाले। ये पूरे का पूरा फ्रेमवर्क जो है इसको अपन यूरोप पर जरा वापस लाते हैं और देखते हैं कि यूरोप वाले कर क्या रहे हैं। देखिए, ये जो अमेरिका है, अमेरिका अब अपने आप को यूरोप का गार्जियन एंजल नहीं समझता। वो नहीं समझता और नहीं ना ही वो प्रोजेक्ट करना चाहता है अपने आप को किसी गार्जियन एंजल की तरफ से। ये सारे छोटे-छोटे बच्चे हैं यूरोप में जो बेचारे बैठे हैं और मैं इनका रखवाला हूँ, इन पर कोई संकट आएगा तो मैं खड़ा हूँ। जी नहीं, अब वो परिस्थितियाँ गई, अमेरिका अपने आप को उस रोल से अलग दिखा रहा है। वाशिंगटन का फोकस कहाँ है? इंडो पैसिफिक पर, वेनेजुएला, जो आर्कटिक का इलाका है, ईरान और चाइना एक्सेस पर उसका ध्यान लगा हुआ है। नाटो में संदेश बहुत साफ है, यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद फंड करनी होगी। जो मैंने आपको कहा कि यूरोप अब अपने आप को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार कर रहा है कि भाई हमको अगर अपनी जीडीपी का 5% लगाना पड़ता है सुरक्षा पे, तो लगाओ। वो हार्डशिप ज़्यादा अच्छी है, बजाय इसके कि आप रोज़ ट्रम्प के सामने जाकर उसकी दंडवत प्रणाम करो और कहो कि महाराज टैरिफ मत लगाना, उस तरह की बात हो। और ज़ाहिर है इस प्रोसेस में फिर ये अब बाज़ार भी नहीं ढूँढ रहे यूरोप वाले। जैसा कि मैंने आपको बताया 26 तारीख को, 27 तारीख को बल्कि इस महीने की वो ईयू वाली डील भी साइन हो रही है। तो जैसा मैंने कहा कि नेटो में संदेश ये बड़ा साफ जा चुका है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा व्यवस्था खुद फंड करनी पड़ेगी। जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो 2% से ऊपर लेकर 5% तक जाना होगा। अब वो 1 साल में जाए, 1.5 साल में जाए, जो भी है। एनर्जी और इंडस्ट्री की भी दोहरी मार पड़ रही है। कैसे? रशियन गैस बंद हो चुकी है ना? और यूएस और दुनिया से जो एलएनजी है, जो कि यूरोपियन इंडस्ट्री को एक तरह से चलाया करती थी, वो अब अमेरिका से आ रही है। यानी कि उससे क्या फ़र्क पड़ा है कि रफ़ली 100 जो अमेरिका में कीमत है एनर्जी की, उससे जो जो ये सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को, वो 158% महँगा है। यानी कि
वो एनर्जी जिसको एक्स दाम पर अमेरिका में बेचा जाता है लोगों को, सब्सक्राइबर को या अपने लोगों को, उससे 158% महंगी एनर्जी जो है वो यूरोप को सप्लाई की जा रही है। तो आप समझ लीजिए मुनाफा कौन कमा रहा है। ओके, 158%। ओके, नाउ तो इससे क्या हो रहा है कि अमेरिका और दुनिया से जो एलएनजी और यूरोपियन इंडस्ट्री को जो यूएस डोमेस्टिक कीमत से वो कहीं ज्यादा पड़ रही है, दैट इज 158% मिल रही है। रिजल्ट इसका क्या है? हाई एनर्जी कॉस्ट, और ऊपर से साथ में क्लाइमेट के रूल्स जो उन्होंने बड़े कड़े कड़े बना रखे हैं कि भाई आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते क्लाइमेट में। तो फिर क्या होता है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है। यूरोप का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पिछले सालों में शुरू हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, बीएएसएफ जो केमिकल फैक्ट्री है वो अमेरिका जा रही है। कहाँ थी इससे पहले? ये इससे पहले जर्मनी के शहर लुड्विग्सहाफन में थी, है ना? फोक्सवैगन हुआ, वो उसका सारा का सारा इकोसिस्टम, स्पेशली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इकोसिस्टम है फोक्सवैगन का, वो चीन जा रहा है ना? अब शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है? शॉर्ट टर्म में है मिल रहा है यूरोप को दर्द, शॉर्ट टर्म में मिल रहा है दर्द, एनर्जी महंगी, इंडस्ट्री खत्म। लॉन्ग रन में क्या और जो डिफेंस का बजट है वो बढ़ रहा है। तो आप जरा सोचो कि अगर आपकी इंडस्ट्री खत्म हो रही है, एनर्जी आपको महंगी मिल रही है, तो जो आपका डिफेंस बजट है वो अगर बढ़ेगा तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे? कौन सी आमदनी हो रही है जिससे आप अपने डिफेंस का बजट निकालेंगे? ये मुश्किल है जो यूरोप के सिर पर खड़ी हुई है। तो अगर ये जो यूरोप जो है अपना ये शॉक जो है मैनेज कर पाते हैं, तो फिर क्या होगा? ये स्ट्रेटेजिक अडल्टहुड की तरफ बढ़ेंगे। फिर ये एक किस्म से जिसको यूँ कहा जाए कि कैसे कहें इसको, जो स्ट्रेटेजिकली फिर ये अडल्ट होना शुरू करेंगे। यूँ कहिए वयस्क होना शुरू करेंगे। ज़्यादा ऑटोनोमस होएँगे और इनकी जो डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर वो कम होगी। लेकिन मित्रों, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ये जान लीजिए कि ये रीसेट जो अभी-अभी ट्रंप ने कर दिया है, ये नई इंस्टेबिलिटी लेकर आएगी और अगला क्राइसिस भी लेकर आ सकती है। तो चलिए, अब हम अपने इस बात की एंड की तरफ चलते हैं मित्रों, और देखिए दावोस 2026 में, यानी कि अभी जो खत्म हुआ कल, इसमें टैरिफ, ग्रीनलैंड और गाज़ा के ज़रिए ट्रंप ने या ट्रंप 2.0 ने साफ कर दिया है कि जो पुराना ग्लोबलाइजेशन का निज़ाम था, वो अब खत्म हो चुका है और अब ट्रेड, एनर्जी और पीस शांति वाली पीस, PEACE वाली पीस, तीनों को सिक्योरिटी की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। यानी यूरोप, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन सबको एक फोर्स्ड स्ट्रेटेजिक अडल्टहुड की तरफ धकेला जा रहा है। बस सवाल इतना सा है मित्रों मेरा, और वो ये कि ये जो नया सिस्टम है, ये स्टेबिलिटी लेकर आएगा या फिर अब एक और किसी बड़े संकट की तैयारी हो रही है। ये बात थी जो मुझे आपके साथ